हम लोग अब हमारा ये छोटा सा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज करते कि हम लोगों ने मोटा मोटा इसमें क्या क्या देखा था। तो मुझे एक बात सबसे पहले बताना, हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ योर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेशन हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या देखी थी बच्चों? तो डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 31 में। तो इसने बोला था कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। ओके, दिस वाज द डेफिनेशन। फिर हम लोग थोड़ा आगे गए, फिर कोलैटरल इवेंट का मीनिंग देखा था जो पॉलक एंड मुल्ला इन्होंने डिफाइन किया था। इसमें हमने एग्जैक्टली देखा क्या था, एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड, मतलब ये ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया था, और नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, और ना ही ये कंसिडरेशन है किसी प्रॉमिस के लिए। तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? कोलैटरल इवेंट बोलोगे। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे गए, आगे जाके हम लोगों ने इसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखना स्टार्ट किया था। तो मुझे एक बात बताओ, इसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये परफॉर्मेंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होता है, इसमें इवेंट कोलैटरल होता है। फिर हमने बोला ये मियर विल नहीं होनी चाहिए प्रॉमिसर की। ओके, फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले गए, आगे जाके हमने देखा द इवेंट मस्ट बी व्हाट? अनसर्टेन, अनसर्टेन इवेंट भी होना चाहिए। ठीक है, फिर रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा। तो उसमें बोला हमने कि भाई कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो जब वो इवेंट हैपन हो तब वैलिड होगा, अगर वो हैपन होने से इम्पॉसिबल हो जाए तो वो बनने लगेगा वॉइड, इट विल नॉट बी इन्फोर्सिएबल। फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले गए, एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन इवेंट नॉट हैपनिंग। तो इसमें मुझे एक बात बताना, अगर वो इवेंट हैपन नहीं हुआ या इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए तो वैलिड रहेगा, और अगर हैपन हो जाता है तो वैलिड नहीं रहेगा, वॉइड बन जाएगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग और आगे चले गए, a contract which ceases to be enforceable which is dependent upon conduct of the living person when such person does some act which makes it impossible to perform, है ना। ए ने बी को पैसे देने थे शादी करने के लिए, अगर वो सी से करती तो, लेकिन सी ने डी से ही पहले शादी रचा ली। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, या मैं बोलूँगा ये एग्रीमेंट बिकम्स व्हाट? वॉइड। ओके, फिर इसके बाद हमने देखा था कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। फिक्स टाइम में हैपन होने पे अगर वो डिपेंडेंट होगा तब हमने क्या बात बोली थी बच्चों? तो हमने बोला था अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में हैपन हुआ तो वैलिड, स्पेसिफाइड टाइम में हैपन नहीं होता है वॉइड, या स्पेसिफाइड टाइम में इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए तो भी वो वॉइड बना रहेगा। ओके, और इसके बाद हम लोग आगे गए, आगे जाके हम लोगों ने देखा स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स टाइम। ओके, फिक्स टाइम में हैपन नहीं होगा, फटाफट बोलना ही पड़ेगा, अगर वो उस फिक्स टाइम में हैपन नहीं होता तो वो वैलिड रहेगा। ओके, हाँ, फिक्स टाइम में हैपन हुआ वॉइड बन जाएगा, या फिर फिक्स टाइम में हैपन होना इम्पॉसिबल होगा तो भी वो वैलिड रहेगा। याद रखना, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंड होगा तो भाई इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा हमेशा वो तो वॉइड ही बना रहेगा। फिर इसके बाद आपने कंटिंजेंट और वेजरिंग के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है वो आपने देख के निकाला। हमने सबसे पहला था मीनिंग, मीनिंग में ये कोलैटरल इवेंट हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे डिपेंड होता है, तो ये प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन अनसर्टेन इवेंट बीइंग हैपन। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कंटिंजेंट में नहीं होते, वेजरिंग में होते हैं। उसके बाद अनसर्टेन इवेंट, तो यहाँ कोलैटरल इवेंट होता है, तो यहाँ वो कोर फैक्टर बनता है। यहाँ पे हमने बोला कंटिंजेंट मे नॉट बी ऑफ वेजरिंग नेचर, वेजरिंग हमेशा कंटिंजेंट ही नेचर होती है। यहाँ पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डॉक्टर ने म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, तो वो आपको देखने को मिल सकता है वेजरिंग में, लेकिन ये आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देखने को मिलेगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड रहते हैं जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड नहीं होते। ओके, तो देखो 4 मिनट में हमने ये पूरा रिवाइज कर लिया। लेकिन आगे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हमने देखना स्टार्ट किया था मोटा मोटा। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने बोला था, तो भाई वापस से यहाँ से शांति से रिवाइज कर दे। हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा था, दिस आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, हाँ, बट लॉ इम्पोजेस सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन यू पीपल विच विल हैव टू बी फॉलोड। तो लॉ ने कुछ अगर आपके ऊपर इम्पोज किया है ऑब्लिगेशन तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं होता, ऑफर नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं, कंसेंट नहीं, कुछ नहीं होता, बट फिर भी इसको क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये वैसे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, माने रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा दिखाई देता है। इज दैट क्लियर?
फिर इसके बाद हमने बोला था ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ओके, इस पे ये डिपेंड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक मैक्सिम पे बेस्ड है। कौन सा मैक्सिम बताना? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ द अनदर पर्सनस लॉस, मतलब किसी दूसरे के लॉस पे एक बंदे ने रिच नहीं बनना। ये इसके पीछे का क्या बताना लॉजिक है, ओके। और फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा और ही छोटी मोटी बातें देखते हुए आगे चले गए। अब हम लोग यहाँ से हमारा पूरा ये वापस से स्टार्ट करते हैं, ओके। दिस रिलेशंस आर कॉल्ड quasi contractual obligation. In India it is also called as certain relation resembling to those created by the contract. ये वैसे तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन निकालते हैं, ओके। एक्चुअल में देखा जाए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, बट ये रिलेशन क्योंकि लॉ इम्पोज करता है तो दे आर रिजेंबलिंग टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही नजर आने लग जाते हैं, ओके। ये बातें हमने देख के रखी है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ योर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो इनके एग्जैक्टली फीचर्स क्या होते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जनरली आपको होता क्या है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में जनरली पैसे से रिलेटेड आपको राइट होता, ओके। पैसे से रिलेटेड आपको राइट रहेगा, ये बात याद रखना। जैसे मैं बोलूँगा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है। तो अगर मान लो आपको किसी के गुड्स मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपने उसके ट्रू ओनर को क्या करना, गुड्स ढूंढ के देना। तो यहाँ तो राइट इन गुड्स है, बट हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैसे से ही रिलेटेड राइट है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमेशा क्या होता है बताना, राइट टू मनी होता है। एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पैसे से ही रिलेटेड होता, उसके अलावा गुड्स भी हो सकता। जैसे मैंने आपको बोला, आपको कोई चीज मिलती है तो आप उसके ट्रू ओनर को ढूंढ के क्या करने वाले हो, वो पर्टिकुलर चीज उसको पहुंचाने वाले हो, है ना। तो मतलब आपने क्या किया, आपने ये बोला कि भाई सिर्फ राइट टू मनी डेफिनेटली होता, बट सिर्फ मनी ही, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही उसी से रिलेटेड राइट होगा, ऐसा भी नहीं होता है। सेकेंडली इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट। तो आप ये भी बात याद रखना कि जो आपका ये आपका ये जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं है। एग्रीमेंट के लिए क्या लगता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, याद है ना तुमको, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अग्रीमेंट में वैसा देखा जाए तो आपको कोई राइट अवेलेबल हो, आपका कोई एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, यहाँ कोई ऑफर नहीं होता, यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। तो क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो क्या वहां पे एग्रीमेंट भी बनेगा क्या, जवाब है नहीं। तो यहाँ अग्रीमेंट भी नहीं होता। तो देखो दो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स हमने देखे। नंबर 1 क्या है बताना, राइट टू मनी, ओके, मनी से रिलेटेड राइट होगा। सेकेंडली डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट, किसी अग्रीमेंट से ये अराइज नहीं होता ऑफ द पार्टीज कंसर्न, बट इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ। लेकिन लॉ ये अग्रीमेंट आपके, या मैं बोलूंगा ऑब्लिगेशन आपके ऊपर लॉ डालता है, ठीक है। इट इज इम्पोज्ड बाय व्हाट, लॉ। हमारा वैसा देखा जाए तो कोई अग्रीमेंट नहीं होने वाला, लेकिन लॉ हमारे ऊपर क्या कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशंस इम्पोज कर रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद थर्डली इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल not against the all world but against a particular person or persons only, so that in this respect it resembles a contractual right. अब इसका मतलब क्या हुआ, it is a right which is available not against all the world, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको राइट नहीं होगा, but against a particular person or persons only, so that in respect it resembles a contractual right. अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे आपका कोई खोया हुआ गुड्स मिलता है, लेट्स से आप कहीं चलते चलते जा रहे थे और आपका सेलफोन नीचे गिर गया और आपके पीछे से मैं भी गुजर रहा था, मैंने आपको देख लिया पीछे से कि आप ही हो और आपका सेलफोन नीचे गिरा, ये मैंने देख लिया। एंड अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, वो सेलफोन उठा लिया और
मैंने बोला कि भाई अभी ये पता है मेरे को कि ये आपका सेलफोन है, तो आपको मैं ये रिटर्न करा दूंगा, लौटा दूंगा वापस से, ये मैंने सोच के वो सेलफोन उठा लिया। अब होता क्या है, आप लोग को मैंने कॉल किया कि बेटा तुम्हारा सेलफोन मेरे पास में है, रास्ते पे गिर गया था, आके कलेक्ट करके लेके जाना। ओके, मेरे को एक बात बताओ, आपको राइट है, काय का राइट है सेलफोन मेरे पास से आके लेके जाने का? क्या आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है या सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट है? तो जवाब है आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट राइट है। ओके, तो मतलब क्योंकि आपकी चीज मेरे पास है ना, तो आप मुझे से लेके जाओगे, तो अकॉर्डिंगली आपको राइट किसके साथ होगा बताना, सिर्फ मेरे से राइट होगा। आप सिर्फ मेरे से क्या कर सकते हो, वो सेलफोन जाके मांग सकते हो। ओके, तो वैसा देखा जाए तो फीचर्स भी इसमें इतने काम के होते नहीं है। ये जो नीचे पॉइंट आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बट फिर भी एक बार फीचर्स को हम लोग रिवाइज करते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे? राइट टू मनी होता, बट सिर्फ राइट टू मनी ही होगा, टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, मतलब सिर्फ कैश या मैं बोलूँगा सिर्फ पैसा, सिर्फ उतने का ही राइट होता क्या? नहीं, कभी कभी गुड्स के अगेंस्ट भी आपको क्या हो सकता है, राइट हो सकता है। और इसके बाद हमने देखा इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट, ये किसी अग्रीमेंट से अराइज होता है क्या? जवाब है नहीं। फिर इसके बाद हमने बोला इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको राइट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बस एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपको राइट अवेलेबल होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर्स हो गए। आई होप सबको याद हो जाएंगे और ध्यान में भी रहेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर यूनिट का लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले, दैट इज केसेस डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, मतलब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कौन कौन से केसेस बताए गए हैं विच आर डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जब डीम्ड एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में जब बोलता हूं, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या निकलता, तो सुन के लेना। जिनको मान लिया जाएगा, डीम्ड एज का मतलब क्या होता है, जिनको माना जाता है कि यही तुम्हारे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले। ओके, तो अब ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है या ऐसे कौन कौन से केसेस है जिनको हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया? तो सबसे पहला क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड। ओके, क्लेम्स फॉर व्हाट, नेसेसरीज सप्लाइड। उसके बाद में पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये सब बातें समझेगी, सिर्फ सुन के ले लो अभी। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, इसका ही मैं एग्जांपल बार बार देता था आपको। मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर कोर्जन। ओके, तो ये 5 केसेस है बॉस जिसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। मतलब जहां पे दो पार्टीज के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं होगा, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट फिर भी मान लिया जाता है कि लॉ ने आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इंपोज की है, तो दैट बिकम्स व्हाट योर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, अब ये हम लोग देखने वाले वन बाय वन, ठीक है, ध्यान देना। अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the relationship of quasi contract is deemed to have come exist in 5 different circumstances। तो 5 ऐसे circumstances है जहां पे quasi contract आता है। ये स्पेलिंग गलत है, डबल एफ आएगा। which shall be presently dilate upon, जिनको आज आपको देखने की जरूरत है। अब ये कौन कौन से है? but it may be noted that in none of these cases there comes into existence any contract between the parties। वो बोलता है भाई देखो, वैसे तो आपको 5 केसेस बताए जाएंगे, बट 5 में से किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल के नहीं आएगा बिटवीन द पार्टीज। देखो, नोटेड दैट नन ऑफ दिस केसेस, किसी भी केस में से एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन रियल सेंस निकल के नहीं आने वाला। ये चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, ड्यू टू पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस इन विच दे आर प्लेस्ड, the law imposes in each of the cases contractual liability। तो लॉ ने क्या करिए बताना, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी निकाल के रखी हुई है। इज दैट क्लियर? तो बोलने का मेरा एक ही मतलब है बच्चों कि आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे
लॉ ने बोला है कि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट मानो, भले ही वहां पे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट लॉ बोलता है आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन इंपोज करता है तो इसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ता है, आपकी लाइबिलिटी निकल के आती है, आपको परफॉर्मेंस करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग इनको क्या मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। बट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई ना, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, जवाब है नहीं। तो क्योंकि वो रियल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, इसके लिए हमने उसको नाम क्या दिया, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब देखते हैं ये कौन से 5 केसेस है। सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, सेक्शन 68। अब एक बात मेरी समझ के लिए ना, कोई पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग है मतलब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे बताना कौन सी पार्टी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो आप बोलेंगे सर ये क्या बातें पूछ रहे हो, हमने यूनिट 3 में तो देख लिया ना, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, फिर उसके बाद में डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, फिर तीसरा आपका माइनर, ये लोग होते हैं जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं। अगर किसी बंदे ने ये इनकैपेबल पर्सन को अगर नेसेसरीज सप्लाई करी, क्या सप्लाई कर रहे हो, नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो पर्टिकुलर बंदा जिसने इनको नेसेसरीज सप्लाई करी उससे रिकवरी ऑफ अमाउंट कर सकता है क्या, जवाब है जी हाँ, कर सकता है। बात समझ के लेना, अगर तुमने नेसेसरीज सप्लाई करी है किसको, इनकैपेबल पर्सन को, भले ही फिर वो माइनर हो, भले ही वो फिर अनसाउंड हो, उनको आपने अगर नेसेसरीज सप्लाई करी है, उनके लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने सप्लाई करी, तो क्या आप उनसे क्लेम मांग सकते हो क्या, जवाब है हाँ। तो क्या उस इनकैपेबल पर्सन ने इनको इस नेसेसरीज के लिए पैसे देने हैं क्या, जवाब है जी हाँ। बात समझ में आ रही है। वैसे तो इनकैपेबल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, बट अगर किसी ने उनको नेसेसरीज सप्लाई करी है तो बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, एनफोर्सिएबल माना जाएगा। तो वो उस बंदे को जिसने नेसेसरीज कंज्यूम कर ली, यूज कर ली, उसने क्या करना चाहिए, नेसेसरी सप्लाई करने वाले बंदे को पेमेंट देना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। देखो, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई बंदा है जो इनकैपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, और एनीवन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, तो उसके लाइफ की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी नेसेसरीज सप्लाई करी गई है, तो क्या होगा, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। बात समझ के लेना, अगर मान के चलो कोई बंदे को, किसको, इनकैपेबल पर्सन को, जो कैपेबल टू परफॉर्म नहीं है, जैसे अनसाउंड माइंड है, माइनर है, इनको अगर किसी ने नेसेसरीज सप्लाई करी तो सप्लायर क्या कर सकता है, मतलब जिसने सप्लाई किया वो क्या कर सकता है बताना, उनके प्रॉपर्टी से वो अमाउंट रिकवर करा सकता है, वो अमाउंट रीइंबर्स करा सकता है। अरे बात समझे कि नहीं समझे। ओके, हाँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, कोई एक छोटा सा बच्चा है, माइनर है, ओके, किसी एक्सीडेंट की वजह से ऐसा मान के चलो उसके पेरेंट्स नहीं रहे, ठीक है, तो एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया बोलो, या फिर ये बोलो कि उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, वो बंदा उसको क्या कर रहा है, नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है। ओके, वो बंदा क्या कर रहा है बताना, नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है। तो सवाल है, क्या वो पर्टिकुलर बंदा उस बच्चे की प्रॉपर्टी से नेसेसरी सप्लाई करने के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ, तो क्या वो रिकवर कर सकता क्या, जवाब है जी हाँ, वो रिकवर कर सकता है। ओके, लेकिन एक बात पे मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा, वर्डिंग देखो एक्ट की क्या बोलती है,
इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक बंदा इनकैपेबल है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, और एनीवन whom he is legally bound to support। देखो भाई, ये नेसेसरीज भी किसने सप्लाई करनी चाहिए? हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट दैट बंदा। ओके, बात समझो, जो लीगली बाउंड होता है किसी बंदे को नेसेसरी सप्लाई करने के लिए, तो उस बंदे ने अगर उसको सप्लाई किया तो क्या वो बंदा उसके प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता? क्या जवाब है कर सकता है। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, लेकिन सिर्फ कहां से कर सकता है? प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप कोई इनकैपेबल पर्सन को, भले वो अनसाउंड माइंड हो, भले ही वो माइनर हो, उसको अगर आप सप्लाई ऑफ नेसेसरीज कर रहे हो तो, और वो भी आप उसको लीगली बाउंड टू सपोर्ट हो, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए आप लीगली लाइबल हो। ओके, अब लीगली लाइबल का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मान के चलो किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, तो उसके लेट्स से चाचा जो है, ओके, चाचा, अंकल, फिर उसके अलावा आप बोल सकते हो बड़े पापा वगैरह वगैरह, जो उसके क्लोज रिलेटिव आते हैं, जो उसके फैमिली में आते हैं, दे आर लीगली बाउंड टू सपोर्ट हिम। बात समझ में आ रही है ना? उनकी लीगल ड्यूटी बनती है उसको सपोर्ट करने की, तो उन्होंने उसको नेसेसरी सप्लाई करी, तो अगर उस बच्चे की प्रॉपर्टी होगी तो क्या ये सप्लाई ऑफ नेसेसरीज के लिए वो उसके प्रॉपर्टी को बाउंड या प्रॉपर्टी से रिकवरी करा सकते हैं? क्या जवाब है कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ के लेना। वैसे तो हमने बोला जो बंदा इनकैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, तो उसके साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो बनता है वॉइड। लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हो नेसेसरीज टू अ माइनर, टू अ इनकैपेबल पर्सन, जिसको सप्लाई करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, लीगली लाइबल हो, तो बचो, क्या आप उसके प्रॉपर्टी से रीइंबर्समेंट करा के ले सकते हो क्या फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरीज? तो जवाब है जी हाँ, आप रिकवरी करा सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, तो उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, उसके लाइफ की जो आज की कंडीशन है, तो उसमें जो उसको नेसेसरी सप्लाई होनी चाहिए, तो वो अगर उसको नेसेसरी सप्लाई करी जा रही है, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, मतलब जिस बंदे ने उसको सप्लाई किया, इज एंटाइटल्ड, वो कर सकता है, क्या कर सकता है? एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकैपेबल पर्सन। वो क्या कर पाएगा बताना है? उस इनकैपेबल पर्सन के प्रॉपर्टी से रिकवरी कर पाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, ए सप्लाइज बी अ लुनेटिक पर्सन और अ माइनर। देखो, ए ने सप्लाई किया बी को, और जब ये बी के आगे कॉमा करके कुछ तो भी लिखा रहता है ना, इसका मतलब ये आपके बी का इंट्रोडक्शन करा रहे। ओके, ए सप्लाइज बी, अब बी कौन है? अ लुनेटिक और अ माइनर, दोनों में से कोई एक है। दोनों कैसा रह सकता? हो सकता, वो भी हो सकता, छोटा बच्चा भी है और इडियट है, पागल भी है। ओके, हो सकता है। विथ नेसेसरीज, अब किसने किसको सप्लाई किया? ए ने बी को सप्लाई की है नेसेसरीज सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ। ओके, तो उसके लाइफ के कंडीशन के लिए क्या है बताना है? नेसेसरीज सुटेबल भी है। ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। अगर बी को प्रॉपर्टी होगी ना भाई, तो जो ए ने उसको नेसेसरी सप्लाई करी, तो बंदा ए क्या कर सकता? बी से रिकवरी कर सकता है। ये बात याद में रखना। ओके, तो फिर हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला सेक्शन देखा, सेक्शन 68। मेरे को एक बात बताओ, क्यों हम इसको कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? अरे बच्चों, सोच के बताना, क्या उस इनकैपेबल पर्सन को नेसेसरी सप्लाई करना, इसका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो दोनों के बीच में? क्या ऑफर हुआ था माइनर या वो इडियट के बीच में और आपके उस पर्टिकुलर बंदे के बीच में जो उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है?
क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या कि तेरे को मैं सप्लाई ऑफ नेसेसरीज करूंगा तो मुझे पैसे देना? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। बट क्योंकि ए ने सप्लाई किया है नेसेसरीज इस इनकैपेबल पर्सन को, तो हमेशा हमेशा इस पर्टिकुलर इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी जो रहेंगी ना, वो लाइबल रहेंगी, या उसके प्रॉपर्टी से रिकवरी कर पाएगा कौन? वो बंदा जिसने नेसेसरीज सप्लाई करी थी। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का हमने पहला पॉइंट देखा। इसको माना जाता है क्या? इसको माना जाता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का केस। कौन सा था बताना? क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे, टू इस्टेब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव not only that goods were supplied to the person who was minor or lunatic, but also that they were suitable to his actual requirement at the time of the sale and delivery. अब देखो, नॉर्मली आपको जब उसकी प्रॉपर्टी को लाइबल करना है ना, मतलब उसके प्रॉपर्टी से जब आपको रिकवरी करनी है ना, तो जिस बंदे ने नेसेसरी सप्लाई करी है उसको एक बात प्रूव करनी पड़ेगी। क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि मैंने एक्चुअल में माइनर या लुनेटिक को ही सप्लाई किया है। मैंने जिसको सप्लाई किया है वो या तो माइनर है या पागल है, ये उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो प्रूव करनी है वो क्या है बताना है, उसको ये भी बताना पड़ेगा कि उस माइनर के, उस पागल के माने लुनेटिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैंने उसको सप्लाई ऑफ नेसेसरी किया था। उसको वो चीज़ें एक्चुअली रिक्वायर्ड थी तो मैंने उसको सप्लाई कर दिया। ये भी बात उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, लेकिन ये जब प्रूव करेगा तो जाके फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को रीइंबर्समेंट मिलेगा, वापस से पैसा मिलेगा। कहाँ से वापस से पैसा मिलेगा बताना? इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। किसके? माइनर या जो भी इनकैपेबल पर्सन होगा उसके प्रॉपर्टी से पैसा मिल सकता है। ओके, दिस इज योर्स फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन दिया गया है सेक्शन 69। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other। ठीक है, अब एक बात मेरी समझ के लो, ये एग्जाम्पल तब समझेगा जब मैं आपको एक और छोटा सा या इसी से कनेक्टेड एक एग्जाम्पल समझा दूंगा, तो जाके शायद आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब बच्चों, हुआ क्या, अपना शिवाजी पुतले पे आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो जान लो, क्योंकि आपको काम में आएगा। जब हम लोग, अगर यहाँ पे परमिशन हमको मिलती है लाइव क्लासेस लेने के लिए, तो हम लोग वहीं पे मिलने वाले। कहाँ पे? शिवाजी पुतले पे मिलेंगे। ओके, तो क्या शिवाजी पुतले के वहाँ पे राउंड बैठा के बैठ जाएंगे? जी नहीं, वहाँ पे अपना हॉल है। ओके, कहाँ? गणेश भवन के बाजू में। अब बच्चों, वो जो हॉल है दैट इज अ रेंटेड हॉल। ठीक है, अब उसके ओनर कौन है बताना? वहाँ मेडिकल वाले भैया है, वो उसके क्या है बताना? ओनर है। ठीक है, अब ऐसा मान के चलो, ऐसा तो हुआ नहीं है बट मान के चलो, मुझे वो स्पॉट बहुत सूटेबल है। क्यों? क्योंकि वो पहली बात तो हार्ट ऑफ द सिटी में है, प्लस कोई भी बंदा या बंदी को भी आने में आई डोंट थिंक वहाँ पे कभी तकलीफ होगी। ओके, चलता फिरता एरिया है, आप रात के 8 बजे तक या 9 बजे तक भी क्लास लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त एरिया है क्योंकि वहाँ लोग घूमते फिरते रहते हैं, तो सेफ्टी है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो स्पॉट बहुत अच्छा है तो मेरी वो स्पॉट छोड़ने की इच्छा नहीं होती। भले वहाँ बहुत सारे लूप होल्स है, मेरे को पता है, बट मेरी वो हॉल छोड़ने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, अब हुआ ऐसे कि वो जो भैया है, ऐसा हुआ नहीं है, मैं बस अजम्पशन पे आपको बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो वो जो भैया है, उन्होंने, अगर मान के चलो, घर पट्टी आपको पता ही होगी। ओके, वो देनी पड़ती है, तो वैसा पकड़ के चलो जो गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए उस घर के ऊपर या उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के लिए, तो उन्होंने वो टैक्स नहीं दिया। ठीक है, और मान लो 1 साल नहीं दिया, 2 साल नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, और उसके बाद गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेती नहीं है, बट ऐसा मान के चलो गवर्नमेंट ने क्या बोला, या वो कलेक्टर साहब ने बोला कि भाई अभी इसका लैंड क्या कर लेंगे, या ये जो बिल्डिंग है ये हम लोग सील कर देंगे। ओके, अब देखो वो भैया बोलते भाई जो करना है करो, मेरे को कुछ नहीं था। अब लेकिन
वो भैया को तान नहीं है बट मेरे को जरूर ताने। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ दैट स्पॉट इज वेरी नाइस, स्पॉट बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह, सब बातें बहुत अच्छी है, क्लास लेने के लिए सूटेबल है, बेस्ट थिंग। तो मैं तो डर गया ना भाई, कलेक्टर अगर वो सील विल कर देगा तो भाई अपने भी वांदे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका जितना भी टैक्स आ रहा था ऐसा मान के चलो मैंने पे कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको बोलते हैं वो मैंने पे कर दिया। ओके, एक बात मुझे बताना, मैंने वो पेमेंट क्यों किया? क्योंकि उस हॉल में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अरे बात समझ रही है क्या आपको? उस हॉल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव मेड द पेमेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या गवर्नमेंट को मैंने पेमेंट कर दिया। ओके, तो आपको नहीं लगता कि ये मैंने पेमेंट जो किया तो वो भैया के बिहाफ पे किया? अरे बात समझ रही है आपको? ये जो मैंने पेमेंट किया है ना गवर्नमेंट को, तो मैंने तो वो भैया के बिहाफ पे पेमेंट किया। तो आपको नहीं लगता कि उन भैया ने मुझे रीइंबर्समेंट करना चाहिए? क्योंकि मेनली देखा जाए तो वो टैक्स तो उन्होंने पे करना था, बट उन्होंने पे नहीं किया। उन्होंने तो क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया था। अब क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था उस प्रॉपर्टी में, वहां क्लास लेने के लिए, तो अकॉर्डिंगली मैंने पेमेंट कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, वो भैया ने मुझे क्या करना चाहिए? रीइंबर्समेंट करना चाहिए। ओके, ये हो गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का केस। आप बोलेंगे सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा? अरे हो ही नहीं रहा है ना बच्चों। आप बताओ, वो हॉल वाले भैया और मेरे बीच में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया आप रेंट पे मत करना, या सॉरी आप वो टैक्स पे मत करना प्रॉपर्टी का, मैं वो भी टैक्स पे कर दूंगा और फिर आप मुझे वापस से रीइंबर्समेंट करना? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या? जवाब है नहीं। बट क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था प्रॉपर्टी में, वहां पे क्लास लेने में, तो अकॉर्डिंगली मैंने वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए पेमेंट कर दिया। हाँ, बट मैंने उनके बिहाफ पे पेमेंट किया ना, तो आपको नहीं लगता कि आई शुड गेट रीइंबर्समेंट फ्रॉम हिम? मुझे उनसे रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए। तो लॉ ने बोला है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है कि हे भैया तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट किया है सर ने, तो तुम क्या करो, सर को रीइंबर्समेंट करो। बात समझ में आ रही है ना? तो लॉ ने उनके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दिया कि भाई देखो, एक इंटरेस्टेड पर्सन ने तुम्हारे बिहाफ पे कोई पेमेंट किया तो तुम्हारे ऊपर हम ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं। ये कौन बोलता? लॉ बोलता है कि हम तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन डालेंगे कि उस बेचारे इंटरेस्टेड पर्सन को रीइंबर्समेंट करो। ओके, तो मैं इंटरेस्टेड पर्सन था, तो मैंने अगर पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ दैट भैया, तो वो भैया को क्या करना पड़ेगा? मुझे रीइंबर्समेंट करानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ। मतलब देखो, कोई बंदा है जो इंटरेस्टेड है इन पेमेंट ऑफ मनी। जैसे मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ पेमेंट करने के लिए? अरे भाई मैंने पेमेंट करा तो दिमाग का तान मिटेगा। वो हॉल बेचारा जहां पे मैं क्या करता हूँ, पहले से क्लास ले रहा हूँ, तो वहां मैं आगे भी क्लास ले पाऊंगा। इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ गवर्नमेंट को पे करने के लिए। विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ, जिस पेमेंट के लिए दूसरा बंदा बाउंड बाय लॉ है, मतलब लॉ के हिसाब से उस दूसरे बंदे ने क्या करना चाहिए? पेमेंट करना चाहिए। ओके, तो उसका पेमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, माने इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर रहा है। एंड हु देयरफॉर पेज इट, और इंटरेस्टेड पर्सन जैसे मैं क्या कर रहा हूं? पेमेंट भी कर रहा हूं, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। तो जो लीगली बाउंड था, जो लीगली लाइबल था, तो उस बंदे से मैं क्या करा सकता हूँ? रीइंबर्समेंट करा सकता हूँ। ओके, देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कोई बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते दो लोगों के, लेकिन लॉ बोलता है ना क्या? नो मैन कैन गेट रिच एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। देखो ना, यहाँ पे भी प्रिंसिपल लगता है। मेरे को बताओ, वो खर्चा किसका था एक्चुअल में? वो भैया का। पेमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो आपको नहीं लग रहा वो भैया रीच हो रहे किसके कॉस्ट पे? मेरे कॉस्ट पे। क्योंकि एक्चुअल में खर्चा उनका है तो पेमेंट भी उन्हें करना चाहिए, बट पेमेंट मैं कर रहा हूं। तो भाई इसके लिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है
कि भैया तुम क्या करो, सर को पेमेंट कर देना। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब एक बात समझो, ये कोई सचमुच की कहानी नहीं थी, ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानी है, तो भाई दिल पे मत ले लेना। ओके, तो फिर ये बना आपका बी नंबर का पॉइंट, सेक्शन 69। तो हम लोगों ने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट देखना स्टार्ट किया। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के हम लोग केसेस देख रहे कौन कौन से। तो नंबर 1, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कोई बंदा इनकैपेबल टू परफॉर्म है, उसको अगर आप सप्लाई कर रहे हो, अरे क्या सप्लाई कर रहे हो, नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हो, तो जिस बंदे ने सप्लाई ऑफ नेसेसरीज किया वो बंदा क्या कर सकता है, वसूली कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, जैसे मैं इंटरेस्टेड पर्सन क्या किया, पेमेंट किया, काय का, प्रॉपर्टी टैक्स का, किसके बिहाफ पे, भैया के बिहाफ पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए क्या? जवाब है जी हाँ। बात समझ में आ गई आपको? देखो एग्जाम्पल पढ़ लेते वहां से। बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल। ओके, तो बी का एक लैंड है और कहां पे बताना, बंगाल में। ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए। ओके, लीज बोले तो भाड़ा ही समझ लो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। द जमींदार, ए कौन है, जमींदार है जिसने लीज पे बी को लैंड दिया है। ओके, द रेवेन्यू पेबल, रेवेन्यू को लिख देना टैक्स। द रेवेन्यू पेबल बाय ए, मतलब ए ने जो टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट बीइंग इन अरियर, मतलब ए ने जो रेवेन्यू पे करना है, माने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, वो एरियर में है। एरियर मतलब बाकी है देना। हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। अरे भाई गवर्नमेंट बड़ी कड़क होती है, गवर्नमेंट ने बोला चलो इसका अपने को टैक्स नहीं आया ना, सीधे उठा के इसकी जमीन बेचने के लिए निकालो। एडवर्टाइज कर दिया कि इसकी जमीन बेचने को निकाल रहे। अंडर द रेवेन्यू लॉ कंसिक्वेंसेस ऑफ द सेल विल बी एन्युअलमेंट ऑफ बीज लीज। ओके, अब अगर गवर्नमेंट वो पर्टिकुलर लैंड ही बेच देगी तो जो बी ने लीज पे लिया था वो पर्टिकुलर लैंड, तो वो लीज भी खत्म हो जाएगी। इन शॉर्ट बी को वहां पे फिर वो लैंड यूज करते नहीं आएगा। ओके, बी टू प्रिवेंट द सेल, अब बी को लगा यार ये सेल को रोकना चाहिए, एंड द कंसिक्वेंट एनुअलमेंट ऑफ हिज ओन लीज। एनुअलमेंट मतलब खत्म होना। ओके, क्या खत्म होना, उसकी लीज खत्म होना। तो बी क्या करना चाह रहा था, बी इस पर्टिकुलर सेल को रोकना चाह रहा था। क्यों रोकना चाह रहा था? ताकि उसका वो जो सेल हो जाएगा, लैंड का सेल हो जाएगा, तो उससे उसकी खुद की भी लीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसको लैंड वहां पे यूज करने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, तो उसके लिए वहां बोला गया है पेज टू द गवर्नमेंट अ सम ड्यू फ्रॉम ए, मतलब जो ए ने देना था गवर्नमेंट को वो किसने पे कर दिया, गवर्नमेंट को बी ने पे कर दिया। ठीक है, तो नाउ ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। ओके, अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो अब ए ने बी को क्या करना चाहिए, पेमेंट भी कर देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट को एक्चुअल में किसने देना चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर ए ने देना चाहिए था, बट किसने दिया, बी ने दिया। क्यों? क्योंकि बी वॉज द इंटरेस्टेड पर्सन, वो इंटरेस्टेड था तो बंदे ने पेमेंट मार दिया। बट क्या इसका मतलब ये होगा क्या कि ए ने बी को पैसे ही नहीं देने? जवाब है नहीं, ए ने पैसे देने पड़ेंगे किसको, बी को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वही एग्जाम्पल था, मैंने और मेरे भैया का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के, क्लियर है। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। देखो बेटा, मैंने आपको ग्रेटिट्यूअस नॉन ग्रेटिट्यूअस का मीनिंग पहले ही समझा दिया था। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है फॉर कंसिडरेशन, और ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। ग्रेटिट्यूअस मतलब विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है फॉर कंसिडरेशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, याद भी आ रहा होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ये है सेक्शन 70। ठीक है, अब देख लो ये क्या लिखा है। इन टर्म ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, वेयर अ पर्सन lawfully does anything for another person or
delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to pay compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered. ओके, अब इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो बात समझ के लेना। अगर किसी एक बंदे ने लॉफुली किसी दूसरे बंदे को कुछ डिलीवर किया, मतलब कोई चीज़ दी, या फिर कोई काम किया है दूसरे बंदे का, और वो भी ग्रेटिट्यूअसली नहीं किया, मतलब इंटेंशन था कंसिडरेशन लेने का। बात समझ में आ रही है? एक बंदे ने दूसरे बंदे के लिए कोई एक्ट किया, कोई चीज डिलीवर की, या कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस करी, और उसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूअसली करना नहीं था, मतलब फोकट में करना नहीं था उसका इंटेंशन। ओके, और अगर फिर वो सामने वाले बंदे ने उसका बेनिफिट एंजॉय किया, तो इसका मतलब क्या हो गया? लेटर बोले तो बाद वाला बंदा, बाद वाला कौन? जिसने बेनिफिट एंजॉय किया, वो बंदा इज बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन टू द फॉर्मर। उस बंदे ने फॉर्मर को क्या देना चाहिए? फॉर्मर मतलब पहले वाले बंदे को क्या करना चाहिए? कॉम्पेंसेशन पे करना चाहिए। ओके, अरे बात समझे कि नहीं समझे? सर कुछ एग्जाम्पल दे दो तो हमको और भी समझ में आएगा। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चों ऐसा मान के चलो, आप कोई पर्टिकुलर क्लास के अंदर चले गए, कोई भी क्लास हो। ओके, अब जिस क्लास में आप चले गए हो, तो वो बंदा जो है वो डेफिनेटली फीस लेगा, आपको टीच करेगा। ठीक है, वो बंदा आपसे फीस लेता है और फिर आपको टीच करता है। क्लियर है सबको? तो मतलब ये साफ हो गया, जो बंदा आपको पढ़ा रहा है तो उसका जो इंटेंशन है वो ग्रेटिट्यूअस नहीं है, मतलब विदाउट कंसिडरेशन करना उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब अगर वो बंदे ने आपको लॉफुली क्या कर दिया, आपको पढ़ा दिया है, टीच कर दिया है, ठीक है, और उसने आपको या फिर आपके लिए कोई परफॉर्मेंस कर दी है, ठीक है, और यू हैव एंजॉयड द बेनिफिट। देखो, एंजॉय का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने नाचना चाहिए, गाना चाहिए, इसका मतलब एंजॉय नहीं होता। इफ यू गॉट दैट बेनिफिट, बात समझ के लो, आपको बेनिफिट मिल गया तो करना क्या पड़ेगा? आपको उस पहले बंदे को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा फॉर द सर्विसेज ही रेंडर्ड और द थिंग ही हैज डिलीवर्ड टू यू। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए कोई काम करे या उसको कोई चीज डिलीवर करे, और वो बंदा जो काम कर रहा है विथ नो इंटेंशन ऑफ डूइंग ग्रेटिट्यूअसली, मतलब फोकट में करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, और अगर आपको उस चीज का बेनिफिट मिला तो फिर आपने क्या करना चाहिए? उस बंदे को रीइंबर्समेंट देनी चाहिए, या मैं बोलूंगा उसको आपने कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ओके, अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही होता है तुम्हारा क्या, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन 70। देखो, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट, मतलब जिस बंदे ने बेनिफिट एंजॉय किया ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, मतलब कौन सा नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या? विथ कंसिडरेशन, मतलब जिस बंदे ने विथ कंसिडरेशन के ऑब्जेक्टिव से आपको अगर कोई चीज प्रोवाइड करी और आपने बेनिफिट एंजॉय किया, तो आपका वहां पे ऑब्लिगेशन आएगा, आपको उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। अब वापस एक बार पढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग, तो कोई बंदा लॉफुली डज एनीथिंग, जैसे किसी टीचर ने आपको टीचिंग दी फॉर अनदर पर्सन, मतलब आपको करी, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या आपके लिए कुछ डिलीवरी की, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूअसली। अब ये उसने ग्रेटिट्यूअसली नहीं किया, मतलब वो टीचर ने आपको ग्रेटिट्यूअसली नहीं किया, मतलब फुकट में आपको नहीं किया, या उसका इंटेंशन नहीं था टीचर का आपको फुकट में सिखाने का। एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और आप उसका बेनिफिट एंजॉय कर चुके हो। एंजॉय का मतलब मैं बोल दिया नाचना गाना नहीं होता, और ना ही आपको उसका रिजल्ट मिलना होता। एंजॉय का मतलब होता है यू गॉट दैट बेनिफिट। ओके, मतलब उसने जो डिलीवर किया वो आपको मिल गया। ठीक है, देयरफॉर द लेटर इज बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन। लेटर कौन? मतलब जिसने वो बेनिफिट लिया
दैट इज कॉल्ड एज लेटर वन, बाद वाला बंदा, हिज लेटर टू पे कॉम्पेंसेशन टू होम, टू द फॉर्मर। फॉर्मर बोले तो क्या, जो बंदे ने आपको प्रोवाइड किया है ना, फॉर्मर बोले तो वैसे तो पहले का होता है। अब यहाँ पहले किसका नाम है आप बताओ, तो यहाँ पहले नाम है उस बंदे का जिसने प्रोवाइड किया है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे फॉर्मर वन, है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर्ड, तो उसने जो भी डिलीवरी की या जो भी आपके लिए काम किया, तो उसके लिए आपने उसको क्या करना चाहिए, आपने उसको रिस्टोर करना चाहिए बेनिफिट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट योर थर्ड पॉइंट। ये हमने थर्ड पॉइंट भी यहाँ पे देख लिया। ओके, इट दस फॉलोज दैट फॉर अ सूट टू सक्सीड, अगर कोई सूट सक्सीड कराना है, सूट माने केस, द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव, प्लेंटिफ का मतलब क्या, जिसने केस ठोका उसने प्रूव करना चाहिए दैट ही हैड डन द एक्ट और हैड डिलीवर द थिंग लॉफुली, हमने वो चीज लॉफुली डिलीवर करी, और ही डिड नॉट डू सो ग्रेटिट्यूअसली, मतलब फोकट में करने का इंटेंशन नहीं था, और तीसरा द अदर पर्सन हैज एंजॉयड द बेनिफिट, और सामने वाले बंदे को क्या हुआ, उसका बेनिफिट भी मिल गया। तो अगर आप ये तीन बातें प्रूव कर पाए तो आप सामने वाले से कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। बात क्लियर हो गई सबको? ओके, देखो, द अबव कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय अ केस लॉ वेयर के अ गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज कंपल्सरीली रिटायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एक के नाम का बंदा था, इसको कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया था गवर्नमेंट से। ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन, देखो हाईकोर्ट में अगर आपको जल्दी से केस डालना है तो रिट पिटीशन के थ्रू डाला जाता है। ओके, ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन एंड ऑब्टेन्ड एन इंजंक्शन, इंजंक्शन बोले तो स्टे, स्टे सुनते होंगे ना आप लोग, इस पे स्टे आ गया, उस पे स्टे आ गया। इंजंक्शन का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समथिंग। ओके, एंड ऑब्टेन एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर। अब देखो उसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया, कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया, तो उसने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया। रिट पिटीशन बोले तो जल्दी से अगर आपको कोर्ट में केस फाइल करना है तो आप लोग क्या करते हो, रिट पिटीशन फाइल करते हो। ठीक है, एंड ऑब्टेन्ड एन इंजंक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब है स्टे, और उसने क्या किया, ये जो गवर्नमेंट ने उसको रिटायर करने का ऑर्डर निकाला ना बच्चों, उसको इंजंक्शन में ला लिया, मतलब उस पर स्टे ला लिया। ठीक है, ही वॉज री इंस्टेटेड एंड वॉज पेड सैलरी, और उसको फिर री इंस्टेट कर दिया गया, मतलब उसको वापस से नौकरी पे लगाया गया और उसको सैलरी भी दी गई। ओके, बट वॉज गिवन नो वर्क एंड इन द मेन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन अपील। ठीक है, अब उसको क्या किया गया, उसको लेके तो उसको पहले री इंस्टेट तो कर लिया, मतलब नौकरी पे तो लगा दिया और उसको सैलरी भी दी, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया। ओके, एंड इन द मीन टाइम गवर्नमेंट वेंट ऑन अपील, अपील का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट के फेवर में वो केस नहीं आया तो गवर्नमेंट अपील कर सकती है। ओके, बड़े कोर्ट में वापस से जा सकती है। ठीक है, द अपील वॉज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, और अपील गवर्नमेंट के फेवर में, एंड के वॉज डायरेक्टेड टू रिटर्न द सैलरी पेड टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ री इंस्टेटमेंट। ओके, तो ये श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। ओके, अब ये एग्जैक्टली क्या पर्टिकुलर केस है क्या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा, प्लीज ध्यान देना। देखो बच्चों, ये श्यामलाल नाम का एक पर्टिकुलर बंदा था जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, गवर्नमेंट ने उसको रिटायर होने का ऑर्डर निकाला। ओके, नॉर्मली रिटायरमेंट की जो एज होती है उससे पहले ही उसको रिटायर करने का ऑर्डर निकाला था गवर्नमेंट ने। अब उस ऑर्डर से परेशान हो गया ये मिस्टर श्यामलाल। ठीक है, तो श्यामलाल ने फटाफट एक कोर्ट में रिट पिटीशन डाला, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई केस होता है ना बच्चों, तो आप लोअर कोर्ट में डालते हो। ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा जो होता है, फिर उसके बाद अगर वहां पे आप हारे और आपको लगा कि इसको हायर कोर्ट में लेके जाना चाहिए तो अपील करी जाती है। और अपील कहाँ पे करी जाती है बताना, ऊपर के कोर्ट में करी जाती है, मतलब हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी हारे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। बात समझ में आई आपको? तो अगर आपको डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस फाइल करना है तो आप लोग इस रिट पिटीशन के थ्रू क्या कर सकते हो, वहां पे केस फाइल कर सकते हो।
ठीक है। तो अब ये जो श्यामलाल था जिसको गवर्नमेंट ने निकाल दिया, रिटायर करने का ऑर्डर निकाला, तो फिर श्यामलाल ने सीधे क्या किया, केस फाइल किया, या मैं बोलूंगा रिट पिटीशन फाइल किया। कहां पे? कोर्ट में। और रिट पिटीशन नॉर्मली हाई कोर्ट में डालते। फिर कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर दिया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था तो उसके अगेंस्ट इंजंक्शन ऑर्डर निकाला। इंजंक्शन मतलब क्या? स्टे ऑर्डर निकाला या उसको रोक दिया। किसको रोक दिया? उसकी रिटायरमेंट को रोक दिया। किसने? हाई कोर्ट ने। ठीक है। फिर जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको वापस से जॉब पे री इंस्टेट तो कर दिया, वापस से जॉब पे लगा तो दिया और सैलरी भी दे दी। और क्या दिया है बताना? सैलरी भी दी है। लेकिन उसको काम नहीं दिया गवर्नमेंट ने, मतलब उसको वापस से बुलाया तो सही, उसको सैलरी दी तो सही, बट काम ही नहीं दिया। ओके, काम नहीं दिया। अब हुआ क्या, इसके बाद गवर्नमेंट ने वापस से अपील करी। अपील कहां पे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इसको लगा लो, इसको निकालो मत, रिटायरमेंट मत करो। तो फिर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डाला, अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट ने अगर इसको निकाला है ना तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। अब ये किसने डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर सवाल ये उठा कि अगर हम इसको निकाल सकते थे तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर क्या निकाला कि भाई इसको वापस से लगाओ और सैलरी भी पे करो। तो गवर्नमेंट ने उसको वापस से जॉब पे लगा के सैलरी भी पे कर दी थी। अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई आप इसको निकाल सकते हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है देन योर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया बट उसके अपोजिट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है तो कौन से डिसीजन को आप मानोगे? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना जाता है। ठीक है। तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है अपील के वक्त कि गवर्नमेंट ने अगर उसको रिटायर किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट के फेवर में जब केस आया तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हे सुप्रीम कोर्ट, हमने तो इस पर्टिकुलर श्यामलाल को हाई कोर्ट के बोलने पे जॉब पे लगाया, फुकट में सैलरी भी दी, बट उससे हमने काम नहीं कराया। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला तो हे सुप्रीम कोर्ट, अब आप क्या करना, हमने जो ये श्यामलाल को फोकट की सैलरी दी ना, वो सैलरी हमको रिटर्न करा के देना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला श्यामलाल को कि हे श्यामलाल, तुमको क्या करना है, ये जो तुमको फोकट में सैलरी मिली ना, वापस से जो इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तुमको वापस लगाया था जॉब पे, और जो तुमको सैलरी मिली है बिना काम के, मतलब तुमने काम भी नहीं किया तो भी तुमको जो सैलरी मिली है वो सैलरी तुमको क्या करनी पड़ेगी, वापस से रिटर्न करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ओके, तो ये डिसीजन निकल के आई है। ओके तो सवाल है इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट्स फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ बेटा? यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुमको कोई काम मिला ही नहीं, ठीक है, मतलब तुम्हारी तरफ से कंसिडरेशन गवर्नमेंट को कुछ नहीं गई, बट गवर्नमेंट ने आपको क्या दे दी, सैलरी। तो वैसा चलेगा क्या? जवाब है नहीं चलेगा। तुम काम करोगे तो सैलरी देगी गवर्नमेंट, तो बात अलग है। ओके, बट इतना भी रिलेशन इसका इस केस के साथ में या इस पॉइंट से नहीं लगता, बट फिर भी मैंने आपको केस तो समझा दिया कि केस क्या हुआ था, एंड अकॉर्डिंगली ये भी पॉइंट समझा दिया, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। कंक्लूड करूँ इसको तो एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है ऐसे बंदे से जिसका इंटेंशन नहीं है ग्रेटिट्यूअसली करना, मतलब फोकट में करना जिसका इंटेंशन नहीं है, उससे अगर तुमको कोई बेनिफिट मिलता है तो आपने उसको क्या करना चाहिए, रीइंबर्स करना चाहिए। दैट्स इट, इतना बस आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे। अ ट्रेड्समैन लीव्स द गुड्स टू बीज हाउस बाय मिस्टेक। ओके, B treats the goods as his own, he is bound to pay A for them. Okay, एक बार मामा पेड़े वाले आपके घर आए कैरी बैग लेके। काय की कैरी बैग थी? पेड़े ही पेड़े थे, पेड़े के बॉक्सेस थे। ओके, और अकॉर्डिंगली उनको आपको डेफिनेटली अब नहीं देना, आपकी खुशियाँ तो हमने कल ही मना ली 12th पास होने की। ओके, अब ये दूसरा एग्जाम्पल है।
तो मामा पेड़े वाले आपके घर आए, शॉप वॉप बंद करी थी, उसके बाद बस आपके घर में किसी से मिलने आ गए, ओके। और पेड़े का बॉक्स था, या मैं बोलूँगा कैरी बैग थी, जिसमें 5-6 पेड़े के बॉक्सेस थे, ठीक है। अब वो जो पेड़े के बॉक्सेस थे, वो जहाँ पे उन्होंने कैरी बैग रखी थी वो वही छोड़ गई और वो घर पे निकल गए उनके। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, वो तो उनके गुड्स है ना, वो डेली किस में डील कर रहे हैं, पेड़े में डील कर रहे हैं, तो वो पेड़े उनके लिए क्या है, गुड्स है, ठीक है। अब वो गलती से कैरी बैग या जो भी थैली होगी वो आपके घर रह गई, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये क्या आपके बन गए? क्या आपने मांडी डाल के उसको पेट में डाल देना चाहिए? जवाब है नहीं, डेफिनेटली नहीं। आप अगर कर भी दोगे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बंदे को आपने क्या देने हैं, पैसे देने हैं। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो बोलने का मतलब यही है, अगर कोई बंदा कोई चीज़ तुमको डिलीवर करता है या कोई चीज़ प्रोवाइड करता है जिसका इंटेंशन ग्रेटिट्यूअसली करना नहीं था, मतलब फोकट में आपको बांटना बिल्कुल नहीं था, तो बचो, ऐसे वक्त हम लोग क्या बोलेंगे कि आपने उस बंदे को पैसे देने चाहिए, ओके। आपने उसको क्या देना चाहिए, पैसे देने चाहिए, ठीक है, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो मेरे को बताओ, हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए, 3 पॉइंट्स फटाफट आप लोग मुझे बोल के बताना कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के हमने क्या क्या देखे। सबसे पहला, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब ऐसा पर्सन जो इनकैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो कैपेबिलिटी जिसमें नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, उसको अगर आपने कोई गुड्स सप्लाई करे, जो गुड्स को उन्हें बताना नेसेसरीज है, तो अगर आप उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो तो आप उससे क्या कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो, रीइंबर्समेंट मांग सकते हो। लेकिन वो कहाँ से, उसके प्रॉपर्टी में से रिकवरी करी जा सकती है, ये भी बात याद रखना। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो उस चीज़ के लिए मैंने पेमेंट किया, बट उस पेमेंट के लिए कोई दूसरा बंदा लीगली बाउंड टू पे था, किसी दूसरे बंदे ने पेमेंट करनी चाहिए थी, जैसे मेरे वो भैया लैंडलॉर्ड, मैंने जो आपको बोला। उसके अलावा ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, तो अगर कोई बंदा तुमको नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के थ्रू कोई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फोकट में करने के इंटेंशन से आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करता, आप उसका बेनिफिट भी लेते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसको पे आउट करने की। बात समझ में आ गई? उसके बाद अब ये सब क्या हो रहा है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ कोई एक्चुअल में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, बट लॉ की वजह से हम लोग क्या करते बताना, लॉ की वजह से हम लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स लॉस्ट, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको चलते फिरते कोई पर्टिकुलर गुड्स मिल जाए जो आपके नहीं है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसके ट्रू ओनर को ढूंढा जाए और उसको जाके पैसे दिए जाए, ये आपकी क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो देखो क्या बोला है, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, अगर किसी बंदे को गुड्स मिले जो बिलोंग करते हैं किसी और को, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, और अगर वो बंदा अपने कस्टडी में वो गुड्स रखता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वेयर द बेली, ओके। बैल नहीं बेटा, बेली है। बात समझ में आ रही है आपको? ये बेली का मतलब क्या होता, पहले एक बार सेंटेंस पढ़ते फिर समझ के लेते। वो बोलता है, मैं गावरान लैंग्वेज में बोलता हूँ आपको, अगर आपको कोई गुड्स मिले, इफ यू आर अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट लाइक अ बेली। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जैसी होगी, बेली के जैसी होगी। अरे सर बेली तो बताओ क्या होता है? तो बेटा मैंने आपको किसी जमाने में बोला था बेलर बेली, ओके। बेलर बेली क्या होता है, सुन के लो, भूल गए आप लोग। अगर आप किसी बंदे को आपके कुछ गुड्स देते हो, यू आर गिविंग द गुड्स, बट यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द गुड्स, यू आर गिविंग जस्ट अ पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल कस्टडी ऑफ गुड्स देना, इसको बोलते हैं क्या, आपका पोजेशन देना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, ओके, बारिश के दिन है, आप लोग गाड़ी पे कहीं जाना चाह रहे थे, आप लोग
किक मार रहे हो या आपका सेल्फ चालू कर रहे हो बट गाड़ी चालू नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या किया, आसपास में जो मैकेनिक है उसके पास में आपने आपकी गाड़ी रख दी है, ठीक है, सुधारने के लिए। मुझे एक बात बताओ, वो गाड़ी के ओनर कौन हो, किसकी मालकी है उस पर्टिकुलर गाड़ी पे? तो बेटा सवाल तो बड़ा आसान है, आप ही उसके क्या हो, ओनर हो। बट आपने अभी अभी क्या किया, उस गाड़ी को किसके पास दे दिया, उस पर्टिकुलर मैकेनिक के पास दिया, ठीक है। तो आप जब उस मैकेनिक के पास आपकी गाड़ी रख रहे हो तो मतलब आपने गाड़ी का उसको क्या दिया, तो बेटा आपने गाड़ी का उसको पोजीशन दिया, फिजिकल कस्टडी दी है। बात समझ में आ गई? जब आप फिजिकल कस्टडी ऑफ गुड्स किसी को दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन देना। उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन देना। तो ओनरशिप आपकी ही रहेंगी, भले ही गाड़ी उसके पास में पड़ी है बट ओनरशिप किसकी है, आपकी। उसको तो हमने सिर्फ क्या दिया है बताना, पोजीशन दे के रखा हुआ है। बात क्लियर है सबको? तो हमेशा याद रखो, जब आप किसी को पोजीशन दे रहे हो गुड्स का तो आप बने बेलर। आप कौन बने, बेलर। और वो सामने वाला बंदा कौन बन रहा है बताना, बेली। कौन बना बताना, बेली, ठीक है। तो मतलब आपने आपकी गाड़ी उसको दी तो आप हुए बेलर और वो मैकेनिक क्या हुआ, बेली, ठीक है। तो अब यहां पे बोला क्या गया है, समझ के लेना। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स, अगर किसी बंदे को गुड्स मिले बिलोंगिंग टू अनदर, जो गुड्स बिलोंग करते हैं किसी और को, एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, और वो बंदा अपनी खुद की कस्टडी में गुड्स रख लेता है, इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास में सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, किसके जैसी, एज इफ ही वेयर अ बेली, जैसे कि वो क्या था बताना, एक बेली था, वैसे ही आपकी क्या बनने वाली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बताओ, अगर आप फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हो, आपको किसी के घूमे हुए गुड्स मिलते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जैसी बनेगी, बेली के जैसी बनेगी। आई होप समझ में आया होगा। 10 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज, तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को क्या होता है, हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। ओके, अगर आपको किसी और के गुड्स मिलते हैं तो भाई आपने क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। जैसे कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा, मतलब एक ऑर्डिनरी रैशनली जो बंदा होता है वो जैसे उसकी केयर लेगा वैसे ही आपने भी क्या करनी चाहिए बताना, उसकी केयर लेनी चाहिए। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब जैसे मेरे को एक बात बताओ, आपको चलते फिरते किसी का सेलफोन मिल गया, या मैं जैसे सब एग्जाम्पल दे रहा था आपको, मैं जैसे बता रहा था कि आप गाड़ी से आगे जा रहे थे और मैं पीछे ही था आपके, और आपके जेब से सेलफोन नीचे गिरा और वो मैंने देख लिया और मैंने उठा लिया। उठाना बोले तो मैं हरदम के लिए नहीं उठा रहा हूँ, बस आपको रिटर्न करने वाला हूँ, ये मेरे दिमाग में आइडिया था एंड अकॉर्डिंगली मैंने वो सेलफोन उठा लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कौन बना, मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स बना, ठीक है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके जैसी होंगी, बेली के जैसी होंगी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो जो सेलफोन है ना बच्चों, उसकी मुझे प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। और कैसे केयर लेनी चाहिए, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब एक नॉर्मल रैशनल बंदा जैसे प्रूडेंस के हिसाब से, एक नॉर्मल रैशनैलिटी के हिसाब से जैसी केयर लेगा अपने खुद के गुड्स की, मुझे तुम्हारे भी गुड्स की वैसी ही केयर लेनी चाहिए। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरा सेलफोन है या आपका खुद का सेलफोन है, आप क्या करोगे, आप उसको प्रॉपर अच्छे जगह पे रखोगे, है ना, मतलब आप बराबर जेब वेब में रखोगे जब बाहर जाना है तो, और अगर घर में हो तो ऐसी प्लेस पे रखोगे जहाँ पे कोई बैठ ना जाए या फिर किसका पैर ना गिर जाए, ऐसी प्लेस पे रखोगे आप लोग, या जहाँ से कोई चोरी करके ना लेके जाए, ऐसी प्लेस पे रखोगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपका वो जो सेलफोन मुझे मिला मैंने उठाया और मेरे गैलरी पे जाके टंगा दिया। अरे मेरे को एक बात बताओ, कोई एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा ऐसा काम करेगा क्या? जवाब है नहीं। तो अगर तुमको किसी के गुड्स मिलते तो तुमने क्या करना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयर लेनी चाहिए। और केयर भी कैसे लेंगे, जैसे प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक।
जब आप खुद के गुड्स की जैसे केयर ले सकते हो वैसी ही केयर आपने क्या करनी चाहिए, उस मिले हुए गुड्स की भी लेनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स। एप्रोप्रिएट का मतलब लिख देना, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है यूज करना। ठीक है, आपको कोई राइट नहीं रहेगा वो गुड्स को यूज करने के लिए। ठीक है, नहीं तो मेरे को आपका सेल फोन मिला, मैं क्या कर रहा हूँ बताना, आपका जितना नेट पैक है मेरे को तो बहुत लगता है अपलोडिंग के लिए, तो मैंने क्या किया बताओ, मैंने सीधे आपका नेट यूज किया और लेक्चर्स में क्या कर रहा हूँ, अपलोड करते जा रहा हूँ। मेरे को बताओ मुझे कोई राइट्स है आपके गुड्स को अप्रोप्रिएट करने का? जवाब है नहीं, बिकॉज आई एम वॉट, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर मुझे किसी के गुमे हुए गुड्स मिलते हैं या किसी के गुड्स मुझे मिल जाए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी? सबसे पहले मैंने उसकी केयर लेना, और वो केयर ऐसे लो जैसे कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस का बंदा जो लेगा केयर, बस वैसी ही केयर मैंने आपके गुड्स की लेनी चाहिए। नंबर 2, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। वो गुड्स को अप्रोप्रिएट करने का मुझे कोई राइट नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है आपके गुड्स यूज करने का। नहीं तो मुझे गुड्स मिल गए, मतलब आपका मोबाइल मिल गया तो मैं आपके मोबाइल से लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, पूरा नेट पैक मैंने आपका खत्म किया आज का, उसके अलावा मैं कंटिन्यूअस कॉल करते जा रहा हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। ओके, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या रहेंगी? अगर मुझे ओनर मिल जाए, ट्रू ओनर मिल जाए, तो मैंने उसको रिस्टोर कर देने चाहिए वो गुड्स। ठीक है, अब ऐसा चलेगा क्या? मेरे को तुम्हारा सेलफोन मिला, मैंने घर पे ला लिया, मस्त पैकी यूज करते जा रहा हूँ करते जा रहा हूँ। ओके, मैं बोल रहा हूँ भाई बच्चे जब बोलेंगे तब उनको देंगे, तब तक क्या करते हैं, मस्त यूज करते हैं। ठीक है, और फिर कल चल के तुमको पता चला कि भाई सर के पास में अपना सेलफोन है, आप आए मेरे से मांगने के लिए और मैं तुमको बोल रहा हूँ भागो यहाँ से, सेलफोन नहीं देता, चलेगा कि नहीं चलेगा? जवाब है नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये हो गई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो किसकी बताना? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की। तो बताओ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की आपने यहाँ पे 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी है, तो चलो बताना 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नंबर फर्स्ट क्या है बताना? टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर केयर लो किसकी? प्रॉपर्टी की। उसके बाद नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। आपको कोई राइट नहीं होता गुड्स को अप्रोप्रिएट करने का, यूज करने का आपको कोई राइट नहीं होगा। उसके बाद टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज फाउंड। अगर आपको उसका सच्चा मालिक मिल जाए तो आपने क्या करना? उसको रिस्टोर कर देना। बात समझ में आई सबको? उसके बाद एक केस लॉ हुआ था, ये केस लॉ एक बार पढ़ लेंगे, फिर एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद ये सारा हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, हॉलिन्स वर्सेस हॉलर, LR एंड HL। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस लॉ है। अब केस लॉ में हुआ क्या था, चलो देखते हैं। H picked up a diamond on the floor of F shop and handed over the same to F। ठीक है, H नाम का बंदा था, उसको क्या हुआ? एक डायमंड मिल गया, किस पे? F के शॉप के फ्लोर पे। ठीक है, अब उसने क्या किया? हैंडेड ओवर द सेम टू F, और उसने F को दे दिया टू कीप टिल द ओनर हैज फाउंड या ओनर वॉज फाउंड। H नाम का बंदा है, उसको क्या मिल गया बताना? डायमंड मिला, ओरिजिनल डायमंड की बात चल रही है, और कहाँ पे? F के शॉप के फ्लोर पे मिला, एंड उसने हैंड ओवर कर दिया F को ही। उसने बोला दुकान वाले को, उसने वापस दे दिया कि भाई देख तेरी दुकान में मुझे डायमंड मिला, हो सकता है किसी ने परचेस किया है गुड्स, ये डायमंड किसी ने परचेस किया और वो इधर ही रह गया, गिर गया। ओके, इंस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, ये एफर्ट है, द ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ओके, बहुत एफर्ट्स लिए बट रियल ओनर नहीं मिला। ओके, आफ्टर लैप्स ऑफ सम वीक, कुछ हफ्ते होने के बाद, H tendered to F the lawful expenses incurred by him and requested to return the diamond to him। ठीक है, F refused to do so, held F must return the diamond to H as he was entitled to retain the goods found against everybody except the true owner। okay, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्या है बताना? लैंडमार्क जजमेंट है। प्लीज ध्यान से सुनना, हम शुद्ध हिंदी में समझेंगे, उसके बाद वापस से इसके केस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, प्लीज ध्यान देना।
अब हुआ ऐसे था, एच नाम का बंदा था, तो वो बंदा किसी एक डायमंड शॉप में आया। वहां पे उसको एक डायमंड जो है ऐसे गिरा पड़ा हुआ मिल गया, कहीं तो भी नीचे गिरा पड़ा था, तो वो डायमंड वहां से उसने पिकअप कर लिया। अब उसको लगा कि भाई यहाँ कोई कस्टमर आया होगा, तो उसका ये डायमंड क्या है यहाँ पे कहीं तो भी गिरा पड़ा है। तो अकॉर्डिंगली बंदे ने डायमंड उठाया, और अब उसने सोचा कि यार क्योंकि शॉप में ही डायमंड गिरा है, तो जिस कस्टमर का डायमंड गिरा होगा वो ढूंढते ढूंढते एक बार शॉप में जरूर चक्कर लगाएगा। अरे बात सीधी है ना, अगर तुम कोई चीज़ लाने गए हो, लेट से आप सोना लाने गए, ओके, आप लोग आपके लिए एक चेन लाने गए हो, ठीक है, और आपने लाख 1.5 लाख रुपए भी पे कर दिए चेन लेने के लिए, ठीक है, 4-5 तोले की आपने चेन ला ली, तो आपने बहुत पैसा दे दिया। 4-5 तोले की नहीं, अभी तो 50,000 का भाव है, तो लेट से 2 तोले की आपने क्या लिए, चेन लिए, ओके, लाख के करीब करीब आपको खर्चा आया। अब हुआ ऐसे, आप लोग लाख रुपए पे कर चुके हो और निकल गए उस शॉप से, ठीक है, और जब घर पे आए, घर पे बताने लगे कि भाई देखो हमने चेन लाई है, वो चेन बताने की कोशिश कर रहे हो तो चेन तो है ही नहीं आपके पास में। तो मेरे को एक बात बताओ, दिल तो भाई ऐसा कलेजा बाहर आने की कोशिश करेगा, समझता है ना आपको, अज्यूम करो वो सिचुएशन कैसा हो जाएगा आप लोग। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप कैसे ढूंढोगे उस चेन को? तो बहुत बात सीधी है, आप क्या करोगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां से हमने चेन परचेस की थी वहां से ही आप शुरू करेंगे ना, और जिस रोड से आए वहां पे देखोगे कि भाई कहीं तो गिरी होगी। अब गिरी है तो कोई भी उठाता है, ये तो हमको समझता है, बट ढूंढना हमारा काम है। तो आप मेरे को बताओ बिगिनिंग कहां से करोगे, जहां से आपने परचेस किया था। तो ये एच उतना तो होशियार था ही, एच फॉर होशियार, ये उतना होशियार था ही। तो उसने क्या सोचा कि यार मुझे अगर इस पर्टिकुलर शॉप में ये डायमंड मिला ना, तो इसका जो ट्रू ओनर रहेगा वो इस डायमंड को खोजते खोजते इस शॉप में जरूर आ जाएगा, ओके। अब क्योंकि ये एच ईमानदार था, नहीं तो मेरे को एक बात बताओ, तुमको ऐसा कुछ दिखता, डायमंड दिखता, चेन दिखती, तो बेटा हम क्या करते बताओ। बेटा अपनी इंडियन मेंटालिटी है, इंडियन मेंटालिटी क्या बोलती, इंडियन मेंटालिटी बोलती कि देखो चेन तो गिरी है, मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा। अरे ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो, मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा, ये हमारी मेंटालिटी बोलती है। तो हम क्या करते हैं, भाई कोई दूसरा उठाए इससे अच्छा हम ही उठा लेते हैं, ये हमारी मेंटालिटी है। हाँ काफ़ी लोगों के नहीं भी होती है, बट जनरली टेम्पटेशन तो आती है भाई, कितना भी बोलो। अच्छा उठा तो लेंगे, अच्छा मैं आपको बोलूँ या आपके घर वाले आपको बोले कि जाओ रे ट्रू ओनर को ढूंढो, ढूंढो कौन ट्रू ओनर है इसका, तो मेरे को एक बात बताओ कैसे ढूंढोगे आप लोग ट्रू ओनर को? आप लोग का एडवर्टीजमेंट देखोगे, किसी की चेन यहाँ पे मेरे को मिली है, जैसे एडवर्टाइजमेंट दोगे कि किसी की चेन मेरे को यहाँ पे मिली है, वो ऐसे देखना आधे से ऊपर का झालना क्या होगा बताना, आपके पास चेन मांगने आएगा, पूरा झालना बोलेगा यार हमारी भी तो चेन गमी है, गुम गई है हमारी चेन, हमारी चेन है, हमारी चेन है, लाइन लग जाएगी आपके पास। तो हमारी इंडियन मेंटेलिटी क्या बोलती, भाई मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई और उठा लेगा, तो इससे अच्छा है हम ही उठा ले। फिर ट्रू ओनर को ढूंढने की बात चल रही है, तो वापस हमारी इंडियन मेंटालिटी बोलती है कि अगर हम ढूंढने निकले, हम किसको भी पूछे भाई तेरी चेन गिरी है क्या, वो तो बोलेगा हाँ मेरी ही चेन गिरी है। तो इन शॉर्ट ये हमारे इंडिया में होता है, ये अपना यहाँ का केस लॉ नहीं है, ये फिरंगियों का केस लॉ है, ठीक है। तो इस एच ने क्या किया, डायमंड चुपचाप उठाया भी, पहले नजर घुमाई, और फिर वो जो शॉपकीपर था एफ को उसने डायमंड दे दिया। उसने बोला साहब ये डायमंड जो है ये मुझे आपके शॉप से मिला है, हो सकता है तुम्हारे किसी कस्टमर का है जिसका यहाँ पे डायमंड रह गया, ओके, तो ये आप आपके पास में रखो, जो ट्रू ओनर है वो खुद ही ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा ऐसा मुझे लगता है, तो आप उसको दे देना, ठीक है, ओके। ये बात हो गई। एफ ने भी बहुत एफर्ट किए, एफ ने सारे बिल्स वगैरह देखे कि भाई किस किस ने डायमंड लेके गया, किस किस ने नहीं, बट ऐसा कोई डायमंड लेके गया ये तो कुछ ट्रेस नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर बाद में कुछ हफ्तों के बाद ये एच जो है ना, जिसको वो पहले डायमंड मिला था, वो वापस से चक्कर लगाने आया एफ के पास में। तो उसने बोला साहब वो मिला क्या कोई उसका ट्रू ओनर? तो एफ बोलता है यार मैंने बहुत मगजमारी करी बट मेरे को कोई मिला नहीं, उसका रियल ओनर मुझे अभी तक नहीं मिला। तो एच क्या बोलता है, एच बोलता है साहब ये लो, अब वहाँ पे डॉलर्स में होते हैं बट हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, भाई आप क्या करो ये 2-4 हज़ार आपके पास में रख लो,
और 2-4 हज़ार रख के ये डायमंड मेरे को दे दो। वो बोलता है अरे भाई ये क्या बात हुई, 2-4 हज़ार रख लो और डायमंड मेरे को दे दो। तो एच बोलता है साहब ये डायमंड जो है ना, इसको आपने आपके पास में मेंटेन करके रखा, आपने आपके पास में उसको रिटेन करके रखा था। ओके, ट्रू ओनर मिलने तक आपने उसको रिटेन किया। तो रिटेन करने के लिए, आपके पास रखने के लिए जो भी खर्चा हो रहा ना, उस खर्चे पाने के लिए मैं आपको 3-4 हज़ार दे रहा, अब आप वो डायमंड मेरे को दे दो। ओके, तो ये एफ बोलता है कि बहुत भारी है भाई तू, तेरे को ये सोचता कि 3-4 हज़ार सांप को दे दो, डायमंड घर पे लेके चले जाओ, इससे तो अच्छा है ये डायमंड मेरे पास में रहे। तुझे भी तो वो डायमंड मिला था ना, ये डायमंड तेरा थोड़ी ना है। ओके, ये कौन बोलता है बताना, ये एफ नाम का बंदा बोलता है एच को कि तुझे भी तो ये डायमंड मिला था, तो ये डायमंड तेरा भी नहीं है मेरा भी नहीं है, तो तेरे को मैं क्यों दूं। ओके, कोर्ट में केस गया, और जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया बच्चों, कोर्ट डिसाइड करती है कि एफ ने, किसने, एफ ने एच को डायमंड रिटर्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जो बंदा ओरिजिनली फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता, अरे बात समझो, जो बंदा ओरिजिनली फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता तो उस बंदे को राइट होते हैं उस चीज के अगेंस्ट द ऑल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ओनर। व्हाट आई एम टेलिंग हियर, जो बंदे को लॉस्ट गुड्स मिलते हैं ना बच्चों, तो उस बंदे को पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट होता एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। मतलब क्या हुआ सर, मतलब अगर जैसे यहां पे एच को वो डायमंड मिला और उसने अगर कुछ दिनों के लिए एफ को दिया, तो अगर इन दोनों में बोला जाए तो डायमंड किसके पास होना चाहिए, तो लीगली वो डायमंड एच के पास होना चाहिए। बट कब तक एच के पास होना चाहिए, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिले। ट्रू ओनर नहीं मिला तब तक वो डायमंड एच का ही हो जाएगा। हाँ, इसके लिए बोला गया है ही हैज द राइट अगेंस्ट ऑल वर्ल्ड, पूरे दुनिया के खिलाफ उसको राइट रहेगा, किसको, फाइंडर को, एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। लेकिन ट्रू ओनर के अगेंस्ट उसको राइट नहीं रहेगा। कल चल के उसका रियल ओनर आ जाए तो रियल ओनर को डायमंड लौटाना पड़ेगा, बट रियल ओनर नहीं आया तो अगेंस्ट ऑल वर्ल्ड कोई भी उससे वो डायमंड छीन नहीं सकता। ये केस की जजमेंट टाइप। ओके, अब देखो क्या है, एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप। एच ने पिकअप किया था डायमंड किसके फ्लोर पे, एफ के शॉप के। हैंडेड ओवर द सेम टू एफ, और ये किसको हैंड ओवर किया, एफ को, ठीक है, शॉपकीपर को। टू कीप टिल द ओनर वॉज फाउंड, और ये कब तक रखने के लिए बोला, जब तक ओनर नहीं मिलता। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट, बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद ट्रू ओनर कुड नॉट बी ट्रेस्ड, सच्चा ओनर फिर भी नहीं मिला। आफ्टर द लैप्स ऑफ सम वीक, कुछ हफ्ते गुजरने के बाद एच टेंडर टू एफ द लॉफुल एक्सपेंसेस, फिर एच ने क्या किया, एफ को कुछ पैसे दे दिए, इनकर्ड बाय हिम एंड रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द डायमंड, और उसको बोला कि भाई तूने जो खर्चे किए उसके पैसे ले और डायमंड मेरे को वापस दे दे। एफ रिफ्यूज टू डू सो, एफ ने बोला भाग यहाँ से, मैं नहीं देता डायमंड। हेल्ड बोल दिया, मतलब कोर्ट में गया केस। एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच, एफ ने क्या करना चाहिए, डायमंड एच को रिटर्न करना चाहिए। एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, क्योंकि एच का राइट है, क्योंकि वो ओरिजिनल फाइंडर ऑफ गुड्स है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट उसको राइट है, एक्सेप्ट ट्रू ओनर, लेकिन ट्रू ओनर के अगेंस्ट नहीं है। कल चल के ट्रू ओनर मिला तो उसको डायमंड रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई डायमंड रिफंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आई। P, a customer in this shop puts down a brooch worn on her coat, इसको शायद आप लोग क्या बोलते हो, ब्रोचर वगैरह ऐसा कुछ तो भी होता है, ये मतलब ये आप लड़कियों लोगों को ज़्यादा पता होगा। ऑन हर कोट एंड फॉरगेट्स टू पिक इट अप, ये बटन टाइप होता है कुछ, मेरे हिसाब से, मेरे को जितना नॉलेज है। ओके, वन ऑफ डीज असिस्टेंट फाइंड्स इट एंड पुट्स इट इन अ ड्रॉवर ओवर द वीकेंड। ओके, तो एक ऐसा पकड़ के चलेंगे हम, एक बटन था जो किसी कस्टमर के कोट पे था, और ये
ये जो पर्टिकुलर बटन था वो पिकअप करना रह गया, ओके, और जो डी का असिस्टेंट था उसने उसको ड्रॉवर में डाल दिया। ऑन मंडे इट वॉज डिस्कवर्ड टू बी मिसिंग, और मंडे को देखा तो भाई ये जो पर्टिकुलर बटन था वो वहां से मिस हो गया। डी वॉज हेल्ड लाइबल इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डिनरी केयर विच अ प्रूडेंट मैन वुड हैव गिवन, ओके। अगर समझो किसी का बटन है, हम ऐसा मानते भाई सोने वोने का बटन था, ओके, जो उसके कोट पे लगा हुआ था, और अगर वो बटन जो है वो अगर गलती से वहीं पे छूट जाए, शॉप पे छूट जाए, तो शॉपकीपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बटन को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, क्योंकि उसका ओरिजिनल ओनर कौन था बताना, पी। बट अगर वो मिस आउट होता है तो डी विल बी रिस्पॉन्सिबल हियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो हमने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के 4 केसेस देखे। सबसे पहले हमने देखा क्लेम फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, ठीक है। फिर उसके बाद में पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, ये देखा। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट, और फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, ठीक है। ये हमने पूरा देख लिया। अब लास्ट में है आपका ये पार्ट, दैट इज व्हाट मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि मनी मिस्टेक की वजह से पे कर दी गई या फिर कोर्जन की वजह से पे करी गई है। कोर्जन याद है ना आपको, आपने किसी पे फिजिकल हार्म किया, किसी की प्रॉपर्टी हड़पी और उसको बहुत ही कम भाव में पैसे दे दिए, बट पैसे तो दिए। तो अगर आपको मनी मिली है या आपने किसी को मनी दी है गलती से या फिर कोर्जन की वजह से, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हुआ तो आपको वो पैसे लौटाने पड़ते हैं। अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, ठीक है। अगर किसी बंदे को गलती से पैसा दिया या कोई चीज आपने दी या फिर कोर्जन की वजह से आपने कोई चीज दी, तो उस बंदे ने उसको रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई पोस्ट किया है, ठीक है, मैंने कोई पार्सल किया है। अब वो पार्सल लेट से आपके घर के बाजू में कोई रहता है, मैंने उसके लिए पार्सल किया था, बट वो पार्सल वाला गलती से आपके घर में आ गया और आपको उसने पार्सल दे दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने वो पार्सल भी ले लिया और उसको यूज भी करने लग गए, तो क्या आप लोग सही काम कर रहे हो? जवाब है नहीं। आपने क्या करना चाहिए था, वो पार्सल वापस से रिटर्न करना चाहिए था। अरे बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो अगर आपको बाय मिस्टेक कोई चीज डिलीवर होती है या पैसा आपको गलती से मिल जाए या कोर्जन से मिल जाए, तो आपकी ड्यूटी बनेगी उसको रीपे या रिटर्न करने की। एवरी काइंड ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर एवरी टाइप ऑफ मिस्टेक इज रिकवरेबल। हर टाइप की मिस्टेक हो उसमें अगर या तो पैसा गया या तो कोई चीज डिलीवर हुई, तो वो चीज आप लोग क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। एवरी काइंड ऑफ पेमेंट, तो ये किस केस लॉ में बोला गया था? शिव प्रसाद वर्सेस शिरीष चंद्र। अब देखो केस लॉ यहाँ दिया नहीं है तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखो, मिस्टेक किसी भी टाइप की हो, अगर उसमें कोई चीज आपने सामने वाले को डिलीवर करी या आपको कोई चीज मिली, तो वो हम लोग क्या करने वाले बताना, वो हमको रीपे करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल और एक दिया है, अ पेमेंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स मेड अंडर मिस्टेकन बिलीफ और बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ लीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज। अगर आपने नगर परिषद, पता है ना आपको, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, इनको आपने गलती से कोई टैक्स दे दिया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अमाउंट एक थी, हमने कोई ज्यादा की दे दिया, कुछ अलग ही अमाउंट दे दी, तो क्या हम लोग रिकवर कर सकते हैं? जवाब है कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक में आप कोई भी अमाउंट पे करो या कोई भी गुड्स किसी को दे दो तो उसकी रिकवरी पॉसिबल होती है, ओके। The above case law was affirmed by Supreme Court in the case of sales tax officer versus कन्हैया लाल, ठीक है। तो ये केस हुआ था सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल। तो यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि अगर आपने म्यूनिसिपल टैक्स भी गलती से दिया तो उसकी भी आप लोग रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। आपको मेन मुद्दा यही याद रखना है कि भाई कोर्जन हो गया, मिस्टेक हो गई, इसमें आप कोई भी चीज सामने वाले को दोगे तो वो आपको वापस मिल सकती है, ठीक है। सिमिलरली मनी पेड अंडर कोर्जन इज ऑल्सो रिकवरेबल, ठीक है।
The word coercion is not necessarily governed by section 15. The word is interpreted to mean and include oppression, extortion or some other means. कोर्जन सिर्फ इतना ही नहीं है जो आप लोग समझते हो फिजिकल हार्म वगैरह, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कोर्जन में आती है जो आपको यूनिट 4 में देखने मिलेगी, वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो उनसे भी कोर्जन हो सकता है, तो उस केस में भी आप लोग क्या कर सकते हो, पैसे रिकवर कर सकते हो। तो शॉर्टली स्पीकिंग, स्वीटली स्पीकिंग, कोर्जन की वजह से या मिस्टेक की वजह से जो भी पैसा मिला या जो भी चीज़ मिली, तो क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है? तो जवाब है जी हाँ, रिकवरी इज पॉसिबल। ठीक है। इन केस वेयर टी वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन ट्रैम कार and checking, he was asked to pay ₹5 as a penalty to compound the transaction. T filed suit against the corporation for recovery on the ground that it was extorted from him. The suit was decreed in his favor. Okay. अरे भाई ये बड़ा ही खतरनाक सा काम है। ये त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या है बताना, ये एक पर्टिकुलर केस लॉ था। अब ये केस लॉ बड़ा ही मजेदार था। सुनो क्या हुआ था। ये टी था, वो ट्रैम कार से क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, और बंदे ने कोई टिकट वगैरह नहीं निकाला। ठीक है। अब जब चेकिंग होने लग गई तो समझ में आया कि उसने टिकट नहीं निकाला था, तो उसको ₹5 मांगे गए। अब ये केस बहुत पुराना है, 1954 का है, तो तब ₹5 बोले तो बहुत बड़ी बात है। ₹5 मांगे गए एज अ पेनल्टी टू कंपाउंड द ट्रांजैक्शन। बेटा मैंने आपको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बताया था, जो पैसे देके मैटर दबाया जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो उसको बोला गया भाई तू ट्रैवलिंग कर रहा है विदाउट टिकट, तो चल ₹5 निकाल, ये हम ट्रांजैक्शन को कंपाउंड करेंगे। और उसको एक्सॉर्ट किया गया। ठीक है, मतलब उसे डराया गया, धमकाया गया। ओके। तो फिर बंदे ने क्या कर दिया, इस टी ने सीधा स्यू कर दिया। क्या बोल के स्यू किया कि इन्होंने मेरे साथ में एक्सटॉर्शन किया एंड अकॉर्डिंगली कोर्जन किया, तो मैंने जो पैसा दिया है वो कोर्जन के अंदर दिया, तो आप मुझे क्या कराओ, रिकवरी करा के दो। तो कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट दिया। कोर्ट ने बोला कि ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, कोर्जन करके बंदे से पैसे लिए हैं। ओके। तो फिर ये पैसे उनको लौटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा, कोर्जन या क्या बोल सकते बताना, मिस्टेक से अगर कोई पैसा मिला या कोई गुड्स मिले तो वो आपको रिटर्न करना जमेगा। ओके। तो ये बातें आप लोग हमेशा याद कर लेना। ठीक है। अब देखो ना, होते हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा ये बहुत से ऐसे अपने एड़े पेड़े जो बच्चे होते हैं, ये औरंगाबाद वगैरह जाने वाले बहुत मिलेंगे, जो अप डाउन करते हैं। ये बच्चों की एक खासियत होती है अप डाउन वालों की, ये लोग टिकट नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? बेटा कुछ आओ मत आओ, अप डाउन में एक एक्सपीरियंस जरूर आता। क्या कि औरंगाबाद जाना, यहाँ पे इतने चक्कर में कभी टीसी नहीं आता, या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इतनी जो चक्कर होती है, कौन सी, औरंगाबाद जालना, तो अगर आप लोकल ट्रेन से जा रहे हो तो वहाँ कभी टीसी नहीं आता। अब ये किसको समझता, जो अप डाउन करता, जो बेचारा पहले इज्जत से क्या करता है, टिकट निकालता है और 1 महीना क्या करेगा, अप डाउन करेगा, तो वो इतनी बात तो सीखता है कि भाई टीसी तो आता नहीं है, तो काहे को फुकट में टिकट निकालना। तो वो बंदे लोग क्या करते, टिकट नहीं निकालते। अब ऐसे ही हमारे साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था। अब मैं मेरी आर्टिकलशिप के लिए मैं औरंगाबाद में था, मैं लेकिन इज्जत से टिकट निकालने वाला बंदा था। अब मेरे 2-3 दोस्त थे, उसमें से एक बंदा था, ओके, जो शक्ल से ही ऐसा लगता था कि भाई कोई चोर उचक्का है। ओके। अकॉर्डिंगली देखो, आपकी ड्रेसिंग जो होती है ना बच्चों, तो ड्रेसिंग भी बहुत मैटर करती है। अब वो जो बंदा था, वो बंदा इंजीनियरिंग का बच्चा। अब इंजीनियरिंग के आपको पता है बच्चे लोग कैसे होते हैं। ओके। अगर कोई शर्ट पहन रहे तो भाई 2 बटन तो खुले ही रहेंगे। ओके। फोल्डिंग वोल्डिंग वगैरह वगैरह, ऐसे उनका क्या होता है, रहन सहन होता है। अब वो बंदा पहले एकदम लुगड़ा पुकड़ा, फिर उसमें बाल कहीं भी जा रहे, कुछ भी हो रहा है, और उसके बाद में वो बंदे के 2 बटन खुले हुए। ठीक है। अब हुआ ऐसे था, हम लोग औरंगाबाद से रिटर्न आ रहे थे इन जालना। अब हुआ ऐसे हुआ कि मेरे को निकालना था मेरे पास का एक्सटेंशन। मेरे पास में पास था और मैं उसको मंथली या 3 महीने में एक बार उसको एक्सटेंड करा देता था या रिन्यू कराता था। तो 3 महीने एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर डेट को ख़त्म हुए,
मेरे को रिन्यू कराना था, बट मैं औरंगाबाद से भागते दौड़ते आया था, लेट हो गया था, तो ट्रेन सामने खड़ी थी, तो मैंने बोला भाई इधर रिन्यू नहीं करेंगे, सीधे रिन्यू जालना आके करेंगे। ओके, पास को रिन्यू तो करना था, बट मैंने सोचा जालना आके करेंगे। ओके, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। अब ट्रेन में चढ़ गया, मेरा एक दिन पहले ही पास एक्सपायर हो गया था। अब ट्रेन में मैं चढ़ा हूँ, मेरे साथ में वही मेरा फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा था, वो इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम को, एंड आई वॉज डूइंग माई आर्टिकलशिप। अब क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपकी जो ड्रेसिंग होती है वो फॉर्मल्स होती है ना, आप लोग फॉर्मल कपड़े पहनते हो, फिर उसमें आप लोग बेल्ट वेल्ट, फिर प्रॉपर आपका शूज़ व्यूज़ होता है। तो ऐसा पहनावा करके मैं मस्त पैकी अपना ट्रेन में जा रहा था, मैं और मेरा वो दोस्त, और एक हमारा ऐसे छपरी सा एक दोस्त था। तो हम तीनों लोग ऐसे ट्रेन से आ रहे थे जालना। अब जब बात चल रही थी कि भाई देखो, वो जो बंदा था वो इंजीनियरिंग वाला, उसने कभी जन्म में कभी टिकट नहीं निकाला, तो वो बंदे के ऐसी टिकट पर से बात चल रही थी, तब मेरे को एकदम से क्लिक हो गया कि यार आज अपना या कल ही अपना पास भी खत्म हो चुका है, पास की कल लास्ट डेट थी। ठीक है, अब वैसे तो निकालना था, बट एकदम से वापस क्लिक कब हुआ, जब उसने बहुत बातें की टिकट विकेट की, तो और क्लिक हो गया कि यार अपना क्या था, पास का कल ही लास्ट दिन था अपना, वहाँ पे पास रिन्यू करना नहीं हुआ, जालना जाके करेंगे तो सही, बट अगर जालना के स्टेशन पे ही अगर टीसी ने पकड़ा तो क्या करेंगे। ओके, फिर वही डर मन में रखते हुए जालना पहुँचे, जालना में उतरे। हम 3 लोग थे, मैं मिडल में था, मेरे बाजू में वही जो बच्चा या वही मेरा फ्रेंड जो चोर उचक्के जैसा दिखता था वो एक बंदा, और एक साइड में एक बंदा था। हम लोग तीनों भी जा रहे थे। मेरे मन में जरा सा डर था। अब वो जो बंदा था, वो जो जिसकी मैंने आपको बात बताया लिविंग वगैरह, वो बंदा एकदम बेखौफ था। वो बोले भाई पकड़ा तो पकड़ा। अब हुआ ऐसे, जैसे हम लोग जालना के स्टेशन पे उतरे वैसे ही टीसी खड़ा था। ओके, अब टीसी खड़ा हो ना, तो जब आप डायरेक्शन चेंज करते हो वो टीसी को देख के, तो उसको पक्का पता चल जाता है कि भाई इन्होंने टिकट नहीं निकाला हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग तो भाई डरते डरते थोड़ा सा आगे बढ़ते गए, और कल्टी भी मारते नहीं आए, क्योंकि कल्टी मारते तो डेफिनेटली वो तो पकड़ ही लेता था। ओके, अब हुआ ऐसे, वो टीसी ने क्या किया, टीसी ने मुझे छोड़ा जो मैं एकदम बीच में था, मेरा एक दूसरा एक फ्रेंड था उसको छोड़ा, लेकिन उसी एक बच्चे को पकड़ा, जो कौन था बताना, मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। ओके, क्यों, लिविंग स्टाइल। ओके, वो चोर उचक्का तो ऐसी शक्ल से दिखाई दे रहा था, हम तो भाई भोले भाले शरीफ से इंसान उसको नजर आ रहे थे, और दिखता भी था कि यार ये अप डाउन करते रहते। तो अकॉर्डिंगली उसने हमें नहीं पकड़ा, बट उस बंदे को पकड़ लिया। ठीक है, अब उसको उसने पकड़ा तो वो भागने की कोशिश करने लग गया, और जब वो भागने की कोशिश करने लग गया तो उस टीसी ने क्या किया, उसकी सीधी गर्दन दबोची। ओके, गर्दन दबोची, उसको वहां पे एक हॉल होता है छोटा सा, उसके अंदर उसको पुट आउट कर दिया और सीधे कड़ी लगा दी। ओके, अरे भाई हम भी तो थोड़े फंसे हुए थे, तो हम आगे निकल गए। अब बंदे ने कॉल किया कि यार पैसे चाहिए, मेरे को ही कॉल किया, एंड अकॉर्डिंगली मैंने आके उसको पैसे दिया, और पैसे दे के उसको रफा दफा कराया। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे सोचते क्या कि यार चलो इस पर्टिकुलर टीसी के ऊपर, या इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर, या इनकी जो ये रेलवे का डिपार्टमेंट है इसके ऊपर अगर केस ठोके, ओके, तो क्या हम लोग केस ठोक सकते थे? जवाब है कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था बताना, कोर्जन हुआ था। बात समझो, कोर्जन हुआ था, क्योंकि ठीक है वो उसने टिकट नहीं निकाला, उसकी गलती है, लेकिन अगर आप कोर्जन करके सामने वाले से रिकवरी कर रहे हो तो वो अमाउंट भी आप लोग वापस से रिकवर कर सकते हो। देखो, मैं कोई आपको नए नए रास्ते नहीं बता रहा कोई गलत काम करने के, मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, ये केस लॉ तो वैसे ही हुआ था। अब भले ही गलत काम यहाँ पे इस पर्टिकुलर टी ने ही किया था, हम भी मानते, बट किसके फेवर में केस आई बताना, इस टी के ही फेवर में केस आई। बात समझे कि नहीं समझे? तो बस ये ऐसा केस था। ठीक है, उसने टिकट नहीं निकाला, बट फिर भी उसने पैसे तो दिए। क्यों दिए पैसे? क्योंकि ये पर्टिकुलर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, उसको मार ठोक के, या मैं बोलूँगा थोड़ा एग्जॉर्शन करके उससे क्या किया था, पैसा रिकवर किया। तो बंदे ने सीधे कोर्जन का केस ठोका, और वो पैसे भी क्या कर लिए, रिकवर कर लिए। फुकट तो फुकट आया, पैसे तो पैसे रिकवर कर लिए। ओके, इन ऑल द अबव केसेस कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अरोज विदाउट एनी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। वैसे तो
बिना कोई एग्रीमेंट के ही ये कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी आती है। आप ये जितने 1 से लेके 5 तक के पॉइंट देखोगे तो एक में भी हमारी लाइबिलिटी एज सच निकल के नहीं आ रही। ओके, मतलब हमारी लाइबिलिटी काय की वजह से निकल रही है? बिकॉज ऑफ लॉ। लॉ ने हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस डाले जिससे लाइबिलिटी निकल रही है। बट एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है? जवाब नहीं हुआ। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉजी एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, इसेंशियल कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एब्सेंट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसे 2 पॉइंट का कभी जिंदगी में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होते हैं? इसेंशियल्स एब्सेंट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन जो आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, एंड ये तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज से ऑब्लिगेशन आते हैं। तो यहाँ कोई इसेंशियल एलिमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट होता है। यहाँ पे जो भी ऑब्लिगेशन है दे आर इम्पोज्ड बाय लॉ, तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ द पार्टीज से ऑब्लिगेशन क्रिएट किए जाते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज अबाउट आवर यूनिट। हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉपरली रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, देन देयर विल बी टेस्ट ऑन इट। ओके, थैंक यू।